एक व्यक्ति को अगर नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो वो क्या क्या करता है। इसका एक उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप साहब, यूएस के प्रेसिडेंट। पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा करके वहां से ले गए और ट्रायल के लिए यूएस के अंदर ले ले गए, और अब ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें टिका चुके हैं। आज हम ये देखेंगे बेसिकली कि ग्रीनलैंड से रिलेटेड ट्रंप के क्या प्लान्स हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीनलैंड, ट्रंप क्यों $1 लाख ग्रीनलैंड के सिटीजन्स को देना सोच रहे हैं कि आप यूएस के सिटीजन बन जाइए, और व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेजर्स थ्रू विच यूएस फ्यूचर में ग्रीनलैंड नाम के इस ठंडे प्रदेश को, जो अल्टीमेटली एक आइलैंड है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसको टेक ओवर करना चाहता है। तो ये देखते हैं सबसे पहले ग्रीनलैंड की लोकेशन। इफ यू लुक एट द मैप, आप देखोगे कि वैसे तो अर्थ धरती गोल है ना, लेकिन अगर उसका हम टॉप व्यू निकालें, ऊपर से देखें, तो ऊपर से जो सेंट्रल पॉइंट दिखेगा वो नॉर्थ पोल होगा, हम इमेजिन करते हैं, और उसके यहां तक आर्कटिक ओशन है, सॉरी आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, सॉरी ये है आर्कटिक सर्कल। तो ये जो इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पे जा चुका है, वो वहां से आर्कटिक सर्कल शुरू हो जाता है। अब आर्कटिक सर्कल के इस तरफ आप देखेंगे कनाडा, नीचे की तरफ नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको आ जाएगा। फिर यहां से चलते जाएंगे तो बैफिन आइलैंड आएगा, बैफिन आइलैंड आएगा तो बैफिन बे आएगा, और इधर आएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ तो आएगा आइसलैंड, आइसलैंड से और इधर जाएंगे तो आएगा यूनाइटेड किंगडम। थोड़ा सा मैप इस तरीके से समझना आपके लिए जरूरी है। ये जो गैप है, ये जो गैप है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके, इसको GIUK गैप बोलते हैं। GIUK गैप आगे फ्यूचर के लिए मिलिट्री, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप होने वाला है, और इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहता है यूएसए। वो इसलिए क्योंकि जो ये आपका नॉर्वेजियन सी है या नॉर्थ सी है, उसको कनेक्ट करता है ये सीधा अटलांटिक ओशन से। और अगर आप और ईस्टवर्ड्स जाते चले जाओगे तो आप देखोगे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और उसके बाद रशिया आ जाएगा, ठीक है। हालांकि अलास्का से रशिया का डिस्टेंस बहुत कम है ना, लेकिन और यूएस ने यहां पे तो अपनी सेना को बिठा रखा है, लेकिन वो दो तरफ से रशिया को नहीं घेर पाएगा, एक ही तरफ से रशिया उसके कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर वो यहां से अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाता चला जाए तो वो रशिया को दोनों तरफ से घेर सकता है। देखा जाए तो यूएसए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी वहां तक फैला हुआ। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनलैंड है, इट इज बेसिकली एन ऑटोनॉमस यूनिट अंडर डेनमार्क किंगडम। तो डेनमार्क की अगर मैं बात करता हूं, है ना, डेनमार्क की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैं दिखा देता हूं मैप के अंदर, ठीक है, कि ये डेनमार्क है ना, ये ग्रीनलैंड है, और डैनिश किंगडम जो है वो हजारों सालों से ग्रीनलैंड के ऊपर, ग्रीनलैंड को कॉलोनी बना के राज चलाता रहता था। वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके ऊपर, इस ग्रीनलैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक कर दिया था। कुछ समय के लिए जर्मनी ने इस पे कब्जा ले लिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यहां से जर्मनी को हटा दिया गया। दिस वॉज द वेरी रीजन वाई यूएस ट्रूप्स फॉर पोस्टेड इन ग्रीनलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड वॉर 2। विश्व युद्ध जो दूसरा था, उस वक्त यूएसए ने अपना यहां पे एक बहुत बड़ी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की थी, और इसी वजह से यूएसए का आज भी एक बेस कैंप यहां पे है। पर एट दैट टाइम, उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब यूएसए के हजारों सैनिक यहां पे थे, अब चंद 100 सैनिक यहां पे है। देखा जाए तो ग्रीनलैंड को काबू करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के पास बहुत बड़े रीजंस है, लेकिन उससे पहले ग्रीनलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन 57,000 के आसपास है। बहुत बड़ा आइलैंड है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन है। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज कवर्ड इन आइस, 80% आइस से कवर्ड है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पे आइस जो है धीरे 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 करके मेल्ट हो। ग्रीनलैंड की ज्यादातर जो आबादी है वो उसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के आसपास कंसंट्रेटेड है, क्योंकि ये वाला तो बर्फ में ही रहता है। उसकी कैपिटल नूक भी यहीं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के आसपास है। ज्योग्राफी में आपने फोर्ड्स के बारे में पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव रेड अबाउट फ्योर्ड्स विच आर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो यहां पे जो वेस्टर्न साइड है ना, नॉर्थ साउथ वेस्टर्न साइड, यहां पे ग्रीनलैंड के आसपास बड़े ग्रीन पैस्चर्स भी देखे जाते हैं, बट दैट्स द ओनली
टाइम और ओनली प्लेस वेयर इट इज फाउंड, अदरवाइज मोस्टली ये बर्फ से घिरा होता है। ग्रीनलैंड के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीनलैंड को इतना लगभग इतना एरिया कवर करता है। लेकिन क्या ट्रंप को नेशनल पार्क की पड़ी है या ट्रंप को वहां के 56,000 लोगों की पड़ी है? नहीं, ट्रंप के मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1 जो वो खुद नहीं कह रहे हैं बट most of the people are interested is the rare earth metal potential of Greenland। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज देखोगे जिनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा में यूज होते हैं, वेपनरी में यूज होते हैं, तो चाइना के बाद बहुत सारी कंट्रीज आपको दिख रही हैं, उसमें ग्रीनलैंड इज जस्ट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। तो वन कंसर्न इज कि ऑल्दो चाइना और रशिया से मिलिट्री बैटल लड़ना ये एक पॉसिबल कंसर्न हो सकता है ट्रंप का, लेकिन वन मोर कंसर्न इज इकोनॉमिक कंसर्न स्टार्टिंग फ्रॉम रेयर अर्थ मेटल्स, ऑल्सो लार्ज हाइड्रोकार्बन बेसिन्स। मैंने जब वेनेजुएला के बारे में बताया था, मैंने कहा था कि भले ही यूएसए सब बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और आज के समय में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन माइट नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड थिंग टू डू क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में, बट ट्रंप ऐसा नहीं सोचते हैं। ट्रंप को यह नहीं लगता है कि ऑयल ड्रिलिंग खराब चीज है, फॉसिल फ्यूल्स खराब चीज है, इसलिए जितने ज्यादा मैक्सिमम वो अपनी कंट्री के ऑयल बैरन्स को खुश कर सके और जितना ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर ला सके, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। उन्होंने मार्किंग कर भी दी है, कहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर हमारा हेमिस्फेयर है, दिस इज आवर हेमिस्फेयर। सो एक तरीके से ये वही बात हो गई कि अगर जी जिनपिंग एक्सपेंशनिज्म की बात करता है, थोड़ी थोड़ी धक्के देता रहता है अपनी बाउंड्री को, ट्रंप इज पुशिंग दोज बाउंड्रीज वे बियॉन्ड व्हाट दे शुड बी। इन एनी केस अगर आप देखोगे कि प्रेजेंटली यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत कम है और डेनमार्क बेसिकली रूल करता है ग्रीनलैंड के ऊपर। डैनिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने कई बार ट्रंप के इस ऑफर को पास्ट में रिजेक्ट किया है। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे 2018 में, 2019 में उन्होंने प्रपोजल दिया था कि मैं डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, बिकॉज आफ्टर 1956 डेनमार्क वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड। तो जैसे किंगडम होता है ना, किंगडम वैसे ही है डेनमार्क अभी भी, ऑफिशियली इट्स स्टिल अ किंगडम, वहां पे राजा है, ऑल्दो उनके पास पावर नहीं है। एक तो ये मेन डेनमार्क है, एक ग्रीनलैंड है उसके अंदर, और एक है फेरो आइलैंड्स। आप मुझे बताओगे कि फेरो आइलैंड्स कौन से ओशन में है? You will tell me in which ocean are Faroe Islands located? तो 3 टेरिटरीज आती हैं डेनमार्क के अंदर। अब डेनमार्क नाटो का मेंबर है, ईयू का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो पहले तो ट्रंप नाटो से काफी समय से ये कह रहे हैं कि मेरे से मिलिट्री असिस्टेंस लेना बंद करो, मेरे से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना बंद करो, खुद अपना डिफेंस तैयार करो यूरोप के अंदर। और अब वो डायरेक्टली डेनमार्क को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तो ग्रीनलैंड लेके रहूंगा। कह रहे हैं चाहे सीधे तरीके से आना है तो सीधे तरीके से आ जाओ, नहीं तो हमें दूसरे तरीके भी आते हैं। द टिपिकल लैंग्वेज ऑफ पुलिस वाला गुंडा वी सी इन इंडिया इज बीइंग यूज्ड बाय ट्रंप, वेयर ही सेज विलिंगनेस टू टेक इट बाय फोर्स इफ नेसेसरी, एंड दिस इज समथिंग दैट द ऑफिशियल्स आर आल्सो रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स। और वेनेजुएला के ऊपर जब उसने हमला किया, स्ट्राइक्स कंडक्ट किए, और तो वहां से अब ग्रीनलैंड वालों को लग रहा है कि इट इज नॉट जस्ट अ रेटोरिक, इट माइट एक्चुअली हैपन। एंड ग्रीनलैंड itself is considering, ग्रीनलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया है कि मैं यूएसए से बिना डेनमार्क की प्रेजेंस में मीटिंग करना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम फायर ड्यू टू विच दिस स्मोक इज राइजिंग अप। अब अगर हम बात करते हैं कि ट्रंप जो है वो किन पर्पसेस के लिए, किन रीजंस की वजह से ग्रीनलैंड पे कंट्रोल करना चाहता है, तो मैंने ऑलरेडी समराइज किया कि एक इकोनॉमिक कंसर्न्स हो सकते हैं, एक जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न हो सकते हैं। और जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न वाजिब भी है क्योंकि रशिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ओवर द आर्कटिक। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, भले ही ग्लोबल वार्मिंग में ट्रंप बिलीव नहीं करते बट असल में तो हो रही है ना, तो इसीलिए वो जो आर्कटिक आइस है वो मेल्ट होती जाएगी, उन शिपिंग लेन्स का कंट्रोल रशिया और चाइना लेना चाहेगा, अपनी नेवल प्रेजेंस को वहां पे बढ़ाना चाहेगा। वहां पे ऑलरेडी नाटो है लेकिन नाटो पे यूएस को भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद वहां पे प्रेजेंस बनाए रखना चाहता है। एक ऐसा प्रेसिडेंट जो ये कह के सियासत में आया था कि मैं अमेरिका को सारे वॉर से बाहर निकालूंगा, जस्ट लुक एट द आयरनी दैट ही इज पुशिंग अमेरिका इनटू सो मेनी रीजन्स।
ठीक है। अगर आप बात करते हो, बीबीसी ने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की और कहा कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं ट्रंप के पास। एक तरीका, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे एक मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर दो। मिलिट्री ऑपरेशन विल बी वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अंटिल अनलेस रशिया या चाइना इंटरफेयर नहीं करता, एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि ग्रीनलैंड के लिए रशिया या चाइना इंटरफेयर करे। तो अगर, बिकॉज एनीवे इट इज अ प्रॉब्लम दैट इज विद इन नेटो एंड यूएस, ये वेस्टर्न अलायंस के अंदर की प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, इसमें रशिया और चाइना की लेजिटिमेसी एंटर होने की नहीं दिख रही। अगर उन्होंने एंटर करना होता तो वेनेजुएला में शायद करते, या ईरान में एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि किसी तरीके से वो इंटरफेयर करें, बट ग्रीनलैंड सीम्स टू बी इनवाइटिंग यूएस ऑलमोस्ट, है ना, कि अलास्का में इनकी एयरबॉर्न डिवीजन की 11th एयरबॉर्न डिवीजन की टुकड़ी है, इसके पास ब्रिगेड्स हैं, ये हेलीकॉप्टर लेके जाके वहां पे जाके कब्जा ले सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ग्रीनलैंड इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड है, इतना कम पॉपुलेशन है वहां पे कि हार्डली आपको वहां की रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ग्रीनलैंड की वैसे भी खुद की आर्मी नहीं है, जो आर्म फोर्सेस है वो डेनमार्क की ही है जो वहां पे पोजीशन है। प्रेजेंटली 150 मिलिट्री पर्सनल यूएस के हैं वहां पे, और आगे जाते हुए वो बढ़ा भी सकते हैं। पर इससे क्या होगा, इससे नेटो का अंत हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1949 में साइन हुई थी, इट वाज बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल असिस्टेंस अलायंस, कि अगर एक देश पे, नाटो के एक मेंबर पे हमला होता है तो बाकी सारे नाटो के मेंबर उसे बचाने आएंगे। लेकिन यहां तो नाटो का ही एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर के ऊपर ऑलमोस्ट हमला कर रहा है, तो इसीलिए हाईली अनलाइकली कि यूएसए जस्ट इमीडिएटली आफ्टर वेनेजुएला ये करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो यूएस की कांग्रेस है वो कहेंगे कि वॉर पावर्स एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट हमारे अप्रूवल के बिना इस तरीके का मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकते हैं। वहां पे तो मदुरो के केस में उन्होंने कहा कि इट वाज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, वो वॉर नहीं था, मिलिट्री एक्शन नहीं था, वो एक्सट्रैक्शन था एक व्यक्ति का जो यूएस का क्रिमिनल है उसको यहां पे लाना। लेकिन यहां पे उनके पास वो लेजिटिमेसी शायद ना हो। दूसरा तरीका है पैसा, डिप्लोमेटिक परचेज, पैसा दे दो। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो डेनमार्क को इतना पैसा दे दे कि वो ग्रीनलैंड को हमें बेच दे। 1 लाख रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से $6 बिलियन यूएसए खर्च करने को तैयार है। $6 बिलियन यूएसए के लिए कुछ भी नहीं है। $6 बिलियन यूएसए के लिए कुछ भी नहीं है। यह खर्च करके वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। 1946 में भी ये आइडिया दिया गया था पहले। ट्रंप इज नॉट द फर्स्ट पर्सन, यू कॉल हिम अ मैडमैन, बट ही हैज बीन देयर. Presidents of US have been there and done that because this is such an important base for US military ops. तो हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को $100 मिलियन उस वक्त गोल्ड में देने की बात की थी, लेकिन डेनमार्क ने उस वक्त भी रिजेक्ट कर दिया था। यूएस ने ग्रीनलैंड के लिए एक अलग से ऑनवॉय बनाया है, एक अलग से बंदा बैठाया है वहां पे, जो ग्रीनलैंड के लोगों को समय समय पे इन्फ्लुएंस करता जा रहा है कि आप डेनमार्क से क्यों रूल हो रहे हो, डेनमार्क ने क्या कर दिया आपको, है ना, कोई आपकी सड़कें बनाई, आपको जॉब्स दिलवाई, कुछ ऐसे करने लग गए वहां पे जाके। सो दिस इज समथिंग दैट विल कम अप एज एन आइडिया कि अगर हम डेनमार्क से डिस्कस करके उन्हें डील कर देते हैं, या ग्रीनलैंड के सिटीजन से डिस्कस करके उन्हें डील देते हैं कि आप डेनमार्क से बाहर आ जाइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए, दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। इसी वजह से देखा गया है कि यूएस ने अपने इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को भी एक्टिव कर दिया है ग्रीनलैंड के अंदर, कि वो ग्रीनलैंड का सेल्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट या डेनमार्क से आजाद होने का मूवमेंट को और हवा दे सके। तीसरा है इन्फ्लुएंस, जिसकी मैं बात कर रहा था। अपेरेंटली यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ग्रीनलैंड के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाले लोगों को ज्यादा समर्थन देना शुरू कर दिया है, उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। और पहले भी वो ऐसा कर चुका है विद कंट्रीज लाइक माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स एंड पलाउ, जिसमें उसने साइन किया है कॉम्पैक्ट्स ऑफ फ्री एसोसिएशन विद दीज कंट्रीज। ये है इंडिपेंडेंट कंट्रीज, बट ये यूएस को अपने डिफेंस के अधिकार देते हैं। यूएस को डिफेंस अधिकार देते हैं कि अपने मिलिट्री बेस लगा लो, अपने नेवल बेस लगा लो, और उसके बदले में हमारे कुछ लोगों को आप यूएस के अंदर जाने दो। तो यही ग्रीनलैंड के लोगों के साथ भी करने का प्लान है। तो इसी वजह से अगर आप ग्रीनलैंडर्स के पर्सपेक्टिव से देखो, इतिहास में क्या होता है, जिसके हाथ में पावर होती है वो
ज्योग्राफिकली चीजों को बांटता रहता है, एक दूसरे के लिए के साथ उससे लड़ता रहता है, लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं अक्सर उनसे नहीं पूछा जाता है। तो सेम ग्रीनलैंड का हाल है। ग्रीनलैंड के बहुत सारे लोग, अब कितने ही लोग हैं, 56,000 57,000 लोग हैं, उनमें से मेजॉरिटी चाहते हैं कि हम डेनमार्क से अलग हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारी जो रिलायंस है डेनमार्क के ऊपर सब्सिडी को लेकर वो कम हो जाए, थोड़ा डेवलप हो हम, है ना, क्योंकि 1953 तक वो डैनिश कॉलोनी थे। 1979 में उनको और ऑटोनॉमी दी गई, उनके मिनिस्टर्स बनने शुरू हुए। पर अल्टीमेटली एवरी कंट्री वांट सेल्फ डिपेंडेंसी एज वेल। तो ग्रीनलैंड इस केस में क्या एक्शन लेता है? क्या डेनमार्क के बिना, डेनमार्क से बात किए बिना अमेरिका ग्रीनलैंड को परचेस कर लेगा और किसी तरीके से इंटरनेशनल लॉ में जस्टिफाई कर देगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ तो वही बनाता है जो पावरफुल होता है। देखने वाली बात है। बट ग्रीनलैंड की लोकेशन हमारे एग्जाम्स के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।